अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो हमने बायो अवेलेबिलिटी पढ़ ली। हमने सबसे पहले रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया कि ड्रग्स को हमने देना किस तरह है। फिर हमने देखा कि ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन की कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है। फिर हमने देखी थी बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि कब वो ज़्यादा होगी कब कम। एंड फाइनली वी आर हेयर एट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम उसकी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग ब्लड से निकलेगी और आपके जिस भी टिश्यू और सेल को चाहिए वहाँ पे जाके अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन 2 फेजेस के अंदर होती है। पहले हम फेजेस देखते हैं और फिर अल्टीमेटली हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस फेजेस के लिए ग्राफ है जो लिपिनकॉर्ट ने ड्रॉ किया है, वही ग्राफ मैं आपको बताऊंगी। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है और एक एलिमिनेशन फेज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं प्लाज्मा कंसनट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है, सो इसमें कुछ ग्राफ इस तरह का आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कह दूँ 1 है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय 4 सेकंड्स इस तरह से वो डिक्रीज़ करेगी क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट हो रही है टिश्यूज़ को और उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की कम होती जा रही है। ठीक है, सो उसने डिस्ट्रीब्यूट भी होना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाएगी उसको एलिमिनेट होना है थ्रू वेरियस मैथड्स, ठीक है, बाय बाइल, यूरिन और फीसेस, जिस तरह भी। सो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आपके पास ये है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसके बाद फाइनली उसने एलिमिनेट होना है। सो दिस इज़ योर एलिमिनेशन फेज़। ठीक है, इसमें दोनों ही बातें आ जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ प्लस एलिमिनेशन फेज़। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करने हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो रेगुलेट करते हैं, कौन इंक्रीज़ करते हैं, कौन डिक्रीज़ करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ योर कार्डियक आउटपुट। अच्छा, अब कार्डियक आउटपुट हो, यहाँ पे लव्स ब्लड वॉल्यूम हो, लव्स या वीनस रिटर्न हो, इन सब के लिए सेम ही बातें होंगी। ठीक है, आपका वीनस रिटर्न ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगर ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा है, यानी कि ब्लड फ्लो ज़्यादा है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोकल ब्लड फ्लो पे। ठीक है, ब्लड फ्लो के साथ क्या रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का? ब्लड फ़्लो के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, कि जहाँ पे ब्लड फ़्लो ज़्यादा होगी उधर अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग की इनटू द टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई होती है तो वहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि एडिपोज टिश्यू में, स्किन में, विज़रा में, इनमें कम ब्लड फ़्लो होता है। अब इसकी क्या एक एप्लीकेशन है, इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्लड फ़्लो की। फॉर एग्जांपल प्रोपोफोल। ठीक है, प्रोपोफोल एक ड्रग है जो हम इंट्रावेनियसली देते हैं, इसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो अगर ब्लड फ्लो फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर हमें पता है ज़्यादा होती है, डिपोज टिश्यू वगैरह के अंदर ब्लड फ्लो कम होती है। ठीक है, हाई ब्लड फ्लो है और ब्रेन में जो अगर ड्रग, ये वाली ड्रग होती भी लिपोफिलिक है, ठीक है, आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, तो अल्टीमेटली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ करती है और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्केलेटल मसल्स को और एडिपोज टिश्यू को देखें तो वहाँ पे हमें पता है कि लो ब्लड फ्लो है। ठीक है, ब्लड फ्लो की रफ्तार जो है वो कम है, जिसकी वजह से जब आपके आहिस्ता आहिस्ता वो अवेलेबल होगा टिश्यूज़ को, ड्रग अवेलेबल होगी, आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब कम होगी, इतनी कम होगी कि सीएनएस में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो सीएनएस से डिफ्यूज़ करके आपकी ड्रग आ जाएगी ब्लड के अंदर। जब वो वापस आ जाएगी डिफ्यूज़ होके ब्लड के अंदर तो कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सो ब्लड फ्लो में मैंने आपको क्या बताई, हमने 2 ऑर्गन्स को कंपेयर किया है। फॉर एग्जांपल ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन में हमने कहा कि हमने वो प्रोपाफोल ड्रग देनी है, और एडिपोज टिश्यू को और स्किन वगैरह को हमने इसमें कंपेयर किया दोनों के ब्लड फ्लो को। ठीक है, कि हमने कहा कि जो प्रोपाफोल है थ्रू हाई ब्लड फ्लो ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन होगी उसकी ब्लड के अंदर, हाई कंसंट्रेशन सीएनएस के अंदर वो चली गई अब। ठीक है, अब तब तक वो बाहर वापस नहीं आएगी जब तक कि प्लाज्मा में ब्रेन की निस्बत कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाती। ठीक है, तो क्या होगा कि जब स्किन में हमें पता है कि ब्लड फ्लो कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्यूज़ करेगी। ठीक है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता करेगी तो ज़ाहिर बात है प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन, अच्छा, जब इसकी स्लो डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इसके बाद प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इतनी कम होगी कि ब्रेन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा की निस्बत, तो तब ये ड्रग ब्रेन से निकलेगी और अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस
आ जाएगी वापस, ठीक है, बंदा होश में आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टर है दैट इज़ योर कैपिलरी परमिएबिलिटी। ओके, थर्ड फैक्टर इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब है कैपिलरी अगर ज़्यादा परमेबल है तो ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके टिश्यूज़ को, ठीक है, और आपके सेल्स को। सो कैपिलरी परमेबिलिटी दो चीज़ें डिटरमिन करती हैं, कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यानी वो कौन सी टाइप की है, और केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, और ड्रग किस किस्म की है। सो कैपिलरी स्ट्रक्चर आपको पता है कि 3 किस्म की कैपिलरीज होती हैं, कॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस एंड साइनोसॉइडल, ठीक है। तो अगर हम देखें लिवर और स्प्लीन में तो हमें पता है कि वहाँ पे साइनोसॉइडल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें क्रैक्स होते हैं। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स में गैप्स भी होते हैं, तो आराम से ड्रग पास कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रेन की एग्जांपल दें तो ब्रेन के अंदर कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है कॉन्टीन्यूस। ब्रेन में एंडोथेलियल सेल्स आपके जुड़े हुए होते हैं, तो अगर किसी ड्रग ने ब्रेन के अंदर जाना है तो ड्रग को उस एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल तो फिर आप जैसे एक ट्रांसपोर्टर होता है, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं लिवोडोपा को अगर हमने ब्रेन में देना है, ठीक है, तो उसके लिए ख़ास ट्रांसपोर्टर होता है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो आराम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं क्योंकि आपकी एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन में वो हो जाते हैं पास, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन है, बायोलेयर आराम से पास हो जाते हैं। वही बात है, पोलर ड्रग्स पास नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर ये आपको होता है कि एक ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, एक ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है जो कि अलाउ नहीं करता सर्टेन ड्रग्स को कि वो उसमें आ सकें। तो वो सिर्फ वही ड्रग्स आ सकती हैं जो कि उस बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, जो उन एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस कर सकती हैं। अब अगर मैं आपको लिवर और ब्रेन के बीच में एग्जाम्पल बताऊँ कैपिलरी परमेबिलिटी का, सो हेयर यू कैन सी, ये आपके पास जो है वो लिवर की कैपिलरी है, ठीक है। इसके अगर आप एंडोथेलियल सेल्स देखें, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इसमें बड़ी बड़ी फेनेस्ट्रेशन, बड़े बड़े गैप्स हैं जिसकी वजह से ड्रग आराम से मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन ब्रेन में क्या मसला है, ये ब्रेन के अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखें, बाहर एस्ट्रोसाइट्स प्रोसेस हैं, ठीक है। ब्रेन के जो एंडोथेलियल सेल होती है ब्रेन की, वो सारे एंडोथेलियल सेल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनके बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं, तो इसलिए ड्रग को अंदर आना मुश्किल हो जाता है। ये जंक्शंस मिलके आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। तो आपकी परमेबिलिटी जो है ब्रेन कैपिलरी की, एक तो चार्ज ड्रग का बताया है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड ओके। सो चार्ज ड्रग अगर होगी तो वो पास नहीं कर सकेगी, ठीक है, ड्रग को आप अनचार्ज होना चाहिए। लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो आराम से पास कर सकती है आपके बैरियर को। और तीसरा जो फैक्टर उन्होंने मेंशन किया है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कि अगर कोई कैरियर है, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जो उसको लेके जाता है ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, तो वो आराम से क्रॉस कर लेगी। सो कैपिलरी परमेबिलिटी की बस ये बात है कि जहाँ कॉन्टीन्यूस कैपिलरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे ड्रग्स आसानी से पास नहीं कर सकती, ठीक है। और जहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी अच्छी है, फॉर एग्जांपल इन द लिवर एंड स्प्लीन, वहाँ पे ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर आपके पास है बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स। अब बाइंडिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी हो सकती है और टिश्यू प्रोटीन्स के साथ भी हो सकती है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ होगी तो उसका इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर टिश्यू प्रोटीन के साथ होगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसकी रीज़न ये है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, हमें उसको प्लाज्मा से यानी ब्लड वेसल से बाहर निकाल के टिश्यूज़ में भेजना है, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अच्छी होगी तो वो चीज़ तो बाइंड किए रखेगी, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उसके साथ वो बाइंड किए रखेगी तो वो टिश्यू को अवेलेबल नहीं होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर टिश्यू प्रोटीन्स के साथ उसकी बाइंडिंग है, उसकी अफिनिटी अच्छी है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है।
अब जो आपके टिश्यू रिजर्वर्स होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं ड्रग का, ठीक है, और उसके एक्शन को वो प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल टिश्यू में कोई प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो ड्रग को अपने साथ बाइंड कर लेगी, जब भी ड्रग को चाहिए वो उसको रिलीज़ करके उसका लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करा देगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक्रोलीन, ठीक है। ये एक मेटाबोलाइट है साइक्लोफॉस्फेमाइड का। ये क्या करता है कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। वही बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन तब ज़्यादा अच्छी होगी जब इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन ना हो। टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी तो इट कैन लीड टू पैथोलॉजी एज वेल। फॉर एग्जांपल ब्लैडर के अंदर सिस्टाइटिस हो सकता है अगर एक्रोलीन ड्रग टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड किए हुए रखेगी, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बाइंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर हम आ जाते हैं लिपोफिलिसिटी। ओके, सो लिपोफिलिसिटी में केमिकल नेचर जो है ड्रग की वो बड़ी मैटर करती है डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। आपको पहले भी बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं और लिपोफिलिक ड्रग्स, उनमें हमने कंपैरिजन किया था कि जो हाइड्रोफिलिक हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, जबकि जो लिपोफिलिक होती हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, उन्हें स्लिट जंक्शंस में से पास करना पड़ता है, जबकि जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो आपके पास आराम से क्रॉस कर सकती हैं मेम्ब्रेन को। तो डिस्ट्रीब्यूशन तब अच्छी होगी जब लिपोफिलिक ड्रग्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और हमारा कौन सा फैक्टर रह गया है, टिश्यू वॉल्यूम, ठीक है। बाइंडिंग हमने कर ली, लिपोफिलिसिटी भी हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर हमारा रह गया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको जनरल मैं इधर ही बात बताऊंगी, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अलग टॉपिक है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ टिश्यू वॉल्यूम के बारे में। टिश्यू वॉल्यूम का वही अफेक्ट है जिस तरह मैंने आपको बताया था, सॉरी, ये टिश्यू वॉल्यूम नहीं है, ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह अफेक्ट करती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में जितनी ड्रग है डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग एट टाइम 0। यानी हमने ड्रग दे दी बॉडी में, किसी भी रूट से दी, ठीक है, फिर वो बॉडी में उसकी कितनी अमाउंट मेंटेन्ड है, ठीक है, यानी कितने वॉल्यूम से वो टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट हो रही है, कितने रेट से हो रही है, तो वो जो उसका वॉल्यूम होगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो वो भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।